हेलो बच्चों, आज का जो हमारा मैथमेटिक्स का जो ये पहला चैप्टर है रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या, इसका ये पार्ट 6 है। ठीक है ना। पार्ट 1 से लेकर 5 तक ये आपके प्लेलिस्ट में मिलेंगे, आप जाकर जरूर देख लीजिएगा। पार्ट 6 में आप जानने के वाले हैं, ठीक है ना। एक प्रश्न तो जरूर होगा कि आज इस वास्तविक संख्या जो हमारा चैप्टर है इसमें हम जानने के वाले हैं। इसमें मेनली हम दो चीजों पर फोकस करने वाले हैं। एक पहला है आपका कि वास्तविक संख्या किसे कहते हैं, जो हमारा चैप्टर है, और दूसरा जानेंगे कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या होती है। ठीक है ना। बड़ा आसान चीज है, आज हम इस वीडियो में समझने का प्रयास जरूर करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं वास्तविक संख्या। ठीक है, वास्तविक संख्या किसे कहते हैं। कोई भी प्रश्न करता है कि वास्तविक संख्या क्या है, सारे बच्चे एक चीज बता देना है कि परिमेय, नाम तो सुना होगा ना, परिमेय संख्या, ठीक है, और अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं के संग्रह को हम क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या। ठीक है, यानी कि हम कह सकते हैं कि वास्तविक संख्याओं में परिमेय संख्याएं भी आती हैं और अपरिमेय संख्याएं भी आती हैं। यानी कि हम रूट जो 3 है, जो कि आप इसको अपरिमेय बोलते हैं, आप रूट 3 को भी वास्तविक संख्या कह सकते हैं, और ये 5/7 जिसे आप परिमेय बोलते हैं, आप इसको भी वास्तविक संख्या कह सकते हैं। सिंपल है। यानी कि परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के संग्रह को वास्तविक संख्या कहते हैं। मैं जो बोल रहा हूं एक बार फिर से सुन ले सारे बच्चे कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं के संग्रह को वास्तविक संख्या कहते हैं। क्लियर हो गया। अब हम बात करेंगे दूसरे टॉपिक पर। बड़ा आसान सा टॉपिक है। वैसे हमने परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं के बारे में पीछे वाले पार्ट्स में बहुत विस्तार से बताया। ठीक है ना। तो परिमेय संख्याएं भी वास्तविक संख्याओं में आती है और अपरिमेय संख्याएं भी वास्तविक संख्याओं में आती है। ठीक है ना। अब हम एक और चीज पर बात करेंगे जिसका नाम है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। नाम सुने होंगे। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या होती है। ठीक है ना। आप सारे बच्चे एक बात मुझे बताइए, अगर मैं आपसे कह दूं कि 15 में 2 से भाग दीजिए, ठीक है ना, तो बिल्कुल है, आसान है कि आप 2 7 14 7 बार में ले जाएंगे। यहां पर 14 लिखेंगे और शेष में कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अगर मैं आपसे एक छोटा सा प्रश्न करूं कि इसमें शेषफल कितना है, तो आप सारे बच्चे बोलेंगे कि 1 है। ये आपका शेषफल है, ये आपका क्या है, शेषफल है। ओके। मैं फिर पूछूं कि इसमें भागफल कौन है, तो भी आप बता सकते हैं कि ये जी भागफल है, ये हमारा क्या है, भागफल हो गया। ठीक है। फिर मैं पूछूं कि इसमें भाज्य कौन है और भाजक कौन है, इसमें थोड़ी मोड़ी कंफ्यूजन होगी कि भाज्य कौन होता है, भाजक कौन होता है। तो मैं आपको बता रहा हूं कि जिसमें जिस अंक में आप भाग दे रहे हैं, जैसे 15 में भाग दे रहे हैं, तो ये आपका भाज्य होता है। क्या होता है आपका, भाज्य। मैं फिर से बोल रहा हूं, भाज्य। ठीक है। और जिससे आप भाग दे रहे हैं वो होता है आपका भाजक। क्या होता है, भाजक। आपने क्लास जो पीछे की क्लासों में आपने ये सब चीजें पढ़ा होगा, यहां तक कि भाज्य, भाजक, भागफल, शेषफल, इनका नाम जरूर सुना होगा और इसके इन चारों से संबंधित एक फॉर्मूला भी सुना होगा। याद होगा कि भाज्य बराबर होता है भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। ठीक है ना। याद रखिएगा, आपने ये फॉर्मूला जरूर सुना होगा कि भाज्य बराबर होता है भाजक गुणे भागफल और प्लस में क्या होता है, शेषफल। ओके। भाज्य बराबर क्या होता है बच्चे, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। ओके। अब थोड़ा सा इनको संकेत में दर्शा दिया जाए। ठीक है ना। जैसे भाज्य को हम a से दर्शा देते हैं, जो भाजक है उसको हमने b से दर्शा दिया, और जो शेषफल है उसको हमने r से दर्शा दिया, और जो भागफल है उसको हमने q से दर्शा दिया। ठीक है ना। तो इसको संकेत में कैसे लिखेंगे, भाज्य को हमने किससे दर्शाया है, a से दर्शाया है, तो हम यहां नीचे a लिख दिए। ओके। भाजक को b से b लिख दिए और भागफल को q से, तो गुणा में है तो b की हो जाएगा ना, और प्लस में शेषफल को किससे, r से, तो हो गया हमारा a बराबर bq प्लस r। ठीक है। एक संकेतिक सूत्र मिल गया हमारा कि a बराबर हो गया bq प्लस r। लेकिन आपने ये फॉर्मूला तो पहले ही पढ़ चुका है कि भाज्य बराबर होता है भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। ठीक है। एक सवाल और सारे बच्चों से मेरा करना है कि जो आपका शेषफल है, ठीक है ना, क्या कभी इस भाजक से बड़ा हो सकता है क्या, तो आप कहेंगे नहीं हो सकता। ठीक है ना। कभी इससे ज्यादा नहीं हो सकता। तो हम यहां पर एक बात लिख सकते हैं, जहां पर हम यहां पर थोड़ा सा दर्शा सकते हैं कि जो हमारा जो शेषफल होता है यानी जो r होता है, वो क्या होता है कि 0 से क्या होता है, बड़ा होता है,
या जीरो के क्या हो सकते हैं, बराबर भी हो सकते हैं। ये बराबर का सिंबल है, ठीक है ना। तो आप यहां पर बताएंगे कि जो शेष है हमारा यानी जो r है, कभी r तो जीरो भी हो सकता है ना, जैसे आप दे दिए भाग 14 में आप दे रहे हैं भागा 7 से, तो 7 दूना 14, तो आप बताए शेषफल कितना है, जीरो आया, तो आपका शेष जीरो भी हो सकता है और जीरो से बड़ा। यहां पर देखिए 1 आया, तो जीरो से बड़ा हुआ नहीं हुआ, तो शेष आपका r जो है जीरो से बड़ा भी हो सकता है और जीरो के बराबर भी हो सकता है, बिल्कुल। और जिस अंक से भाग आप दे देंगे उससे हमेशा छोटा रहेगा, तो आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं और b से क्या हो सकता है, छोटा हो सकता है। सारे बच्चे इस चीज को थोड़ा समझने का कोशिश करते हैं कि जो r है यानी कि जो शेषफल है वो जीरो भी हो सकता है, जीरो से बड़ा भी हो सकता है, और जिससे भाग देते हैं यानी भाजक से हमेशा छोटा ही होगा। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का जब प्रश्न किया जाए ना, तो सिंपल में मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है ना। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का कोई बोले तो आपको बस ये बता देना कि a बराबर b³ प्लस r, जहां r जो होता है जीरो के बराबर या जीरो से बड़ा होता है और b से क्या होता है, छोटा होता है, इतना बोल दीजिए, ठीक है ना। फिर से बोल रहा हूं, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या है, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का में a बराबर होता है b³ प्लस r, जहां r जो होता है जीरो से बड़ा या जीरो के बराबर होता है और b से क्या होता है, छोटा होता है। सिंपल है। चलिए, तो मुझे पूरा उम्मीद है कि आपको ये चीज समझ में आ रही होगी, ठीक है ना। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका में आपको बस एक सांकेतिक मोड में बोल देना है a बराबर b³ प्लस r, जहां r जो होता है जीरो से बड़ा होता है या बराबर होता है और b से छोटा होता है। क्लियर हो गया ना। चलिए, अब यहां पर एक चीज और समझने सारे बच्चे समझने का प्रयास करते हैं, जरूर समझ में आएगा मेरी सारी बातें, ठीक है ना। अभी हमने दो टॉपिक पर बहस किया, एक वास्तविक संख्या और एक यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, फिर से रिपीट करता हूँ। एक मैंने आपको बताया वास्तविक संख्या, ठीक है ना। तो सारे बच्चे वास्तविक संख्या समझ में आ गए होगा, परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के संग्रह को क्या बोलते हैं, वास्तविक संख्या कहते हैं। और फिर प्रश्न किया जाए कि यूक्लिड, ठीक है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, तो इसमें आपको बताना है कि a बराबर b³ प्लस r, जहां r जीरो से क्या होता है, बड़ा होता है या बराबर होता है और b से क्या होता है, छोटा होता है। सिंपल, इतना आपको बताना है, ठीक है। अब एक चीज और काम करते हैं, आपके दिमाग में एक चीज आ रहा होगा कि प्रमेयिका क्या होती है, ठीक है ना बच्चे। तो प्रमेयिका की परिभाषा आप लिख सकते हैं कि प्रमेयिका जो होता है एक सिद्ध किया हुआ कथन होता है जिसे अन्य कथन को सिद्ध करने में प्रयुक्त किया जाता है। प्रमेयिका एक सिद्ध किया हुआ कथन होता है जिसे अन्य कथन को सिद्ध करने में प्रयुक्त किया जाता है। क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से एक शब्द और आपको देखने को मिलेगा, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम, एल्गोरिदम, ठीक है ना। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम, तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम क्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहली बात है कि यूक्लिड विभाजन तो आपको समझ में आ रहा है कि a बराबर b³ प्लस r, जहां r जीरो से बड़ा होता है या बराबर होता है और b से छोटा होता है। लेकिन यहाँ एक न्यू शब्द आपको देखने को मिला है, एल्गोरिदम, ठीक है ना। तो एल्गोरिदम जो होता है एक सुपरिभाषित चरणों की एक श्रृंखला होती है जो एक विशेष प्रकार की समस्या को सिद्ध करने में प्रयुक्त किया जाता है, ठीक है ना। तो एल्गोरिदम लग जाने का मतलब है कि जो आप यूक्लिड विभाजन प्रमेय का जो a बराबर b³ प्लस r जो आप बोलते हैं उसको एक चरणबद्ध रूप में एक स्टेप वाइज क्या किया जाता है, एक श्रृंखला बना दी जाती है जिससे एक विशेष प्रकार की समस्या को सिद्ध किया जाता है। अब ये विशेष प्रकार की समस्या कौन सी समस्या को हम सिद्ध करते हैं, तो यूक्लिड विभाजन जो एल्गोरिदम है इसके द्वारा हम मसा निकालते हैं। क्या निकालते हैं, मसा, जिसको हम लोग बोलते हैं HCF। क्या बोलते हैं बच्चे, HCF, ठीक है। मैं फिर से बोलता हूं, एल्गोरिदम क्या होता है, एल्गोरिदम सुपरिभाषित चरणों की एक श्रृंखला होती है जो विशेष प्रकार की एक समस्या को सिद्ध करने में प्रयुक्त किया जाता है। तो सवाल उठता है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम, ठीक है, इसके द्वारा हम किस प्रकार की समस्या को सिद्ध करते हैं, तो आपका आंसर आएगा कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम के द्वारा हम लोग मसा निकालते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं HCF, ठीक है ना सारे बच्चे। अब HCF का फुल फॉर्म भी हम लिख देते हैं। HCF का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। सारे बच्चे जरूर याद रखें कि HCF
HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कई बार एग्जाम में आया हुआ है कि आप यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम के द्वारा आप क्या निकाल सकते हैं। तो सीधी सी बात आपको बोलना है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम के प्रयोग कर हम लोग मसा निकालते हैं, ठीक है ना। और मसा कहीं ना लिखा हुआ होगा तो आपको HCF देखने को मिलेगा। और HCF का फुल फॉर्म सारे बच्चे याद रखेंगे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो आपने वास्तविक संख्या के भी बारे में पढ़ा और यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के भी बारे में पढ़ा कि क्या होता है a बराबर b क्यूब प्लस r सब बोल देना है। और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम के द्वारा क्या निकाल सकते हैं, तो हम मसा निकाल सकते हैं जिसको हम लोग HCF बोलते हैं संक्षेप में। और HCF का फुल फॉर्म क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। आप इसको हिंदी में बोलते हैं सारे बच्चे महत्तम, क्या बोलते हैं, महत्तम समापवर्तक। क्या बोलेंगे सारे बच्चे, महत्तम समापवर्तक। मैं फिर से बार बार बोलूंगा कि आपके दिमाग में सेट हो जाए कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग कर हम क्या निकाल सकते हैं, तो वो मसा निकाल सकते हैं यानी HCF निकाल सकते हैं यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकाल सकते हैं। एक बार एक निकाल कर दिखाते हैं। जैसे एक क्वेश्चन आ जाए सारे बच्चे, एक क्वेश्चन आपसे कोई पूछ दे कि भैया यहां पर हमने दे दिया कि 545 और मैंने लिख दिया यहां पर आपको 30। इसका आप यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग कर आप मसा निकालें, ठीक है ना। तो आप पहले जिस तरह से मसा निकालते हैं उस तरह से आप मसा निकालिए। 545 है 30 से भागा देते हैं, ठीक है ना। 30 से कम 30, 4 हो गया, 5 में से 3 घटा 2 हो गया, ऊपर से उतर गया 5। ओके, फिर आप कितनी बार में ले जाएंगे, आप 8 बार में ले जाएंगे तो 8 तिरिके 24। ओके, तो यहां पर आपका शेष कितना आ गया, 5 आ गया। अब इस 5 को ऐसे घेरते हो और 30 को लिखते हो। ओके, 5 छके कितना हो गया सारे बच्चे, 30 हो गया। तो आपका मसा कितना हो गया, आपका मसा हो गया 5। ओके, इस तरह से आपने भाग विधि द्वारा मसा निकाल दिया। अब थोड़ा सा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग किस तरह से करना है मैं आपको बता रहा हूं। आपने सुना होगा कि a बराबर होता है b क्यूब प्लस r, यही होता है ना। तो इसमें a आपका कौन है, 545। तो 545 बराबर हो गया और b कितना है 30 गुणे और भागफल कितना है 18 प्लस शेष कितना है बच्चे 5 हो गया। तो 5 हो गए। इस तरह से आपको लिखना है कि भाज्य बराबर भाज्य गुणे भागफल प्लस शेष, इस तरह से शो कर देना है बस, शो गया, ठीक है। उसके बाद आप फिर आगे बढ़ेंगे, अब इसमें आ जाइए। तो इसमें भाज्य कितना है 30 है, तो आप लिखेंगे अब 30 बराबर भाजक 5 है भागफल 6 है, तो 5 गुणे 6 आप प्लस शेष कितना है 0। आपका शेष जब 0 आ गया तो यहीं पर आप स्टॉप हो जाएंगे। और आपका अंतिम भाजक कितना है बच्चे 5 है, तो आप लिख सकते हैं अंतिम भाजक बराबर 5, इसलिए मसा आपका हो गया 5। मतलब आप इस तरह से आप लिख देते हैं। इस तरीके को ही हम बोलेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग हमने करके मसा निकाल दिया, ठीक है। तो आप चाहेंगे तो पहले इस तरह से मसा निकाल के और फिर इस तरह से शो कर देंगे, इसी को बोलेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग कर हमने जी मसा निकाल दिया। यानी कि आपको स्टॉप कब होना है, जब लास्ट में आपका 0 आ जाए तब आपको स्टॉप हो जाना है। उसी समय आपका अंतिम जो भाजक होगा वही आपका क्या होगा, मसा होगा, ठीक है ना। तो चलिए फिर से एक बार रिपीट करते थे। अब इस वीडियो को हम एंड करेंगे बच्चे। तो हमने क्या क्या आज पढ़ाया, वास्तविक संख्या। तो वास्तविक संख्या किसे कहते हैं, परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के संग्रह को हम क्या बोलते हैं, वास्तविक संख्या कहते हैं, ठीक है। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का कोई पूछे क्या बताइएगा, a बराबर b क्यूब प्लस r, जहां r जो होता है 0 से बड़ा या 0 के बराबर होता है और b से छोटा होता है। क्लियर हो गया। उसके बाद यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग कर हम क्या निकालते हैं, तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग कर हम लोग मसा निकालते हैं, जिसको हम HCF यानी महत्तम समापवर्तक हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बोलते हैं। क्लियर हो गया ये सब चीजें। एक चीज और मेरे दिमाग में अभी आया, आपको थोड़ा सा इन सब चीजों को भी थोड़ा सा ध्यान देना है, ठीक है। जैसे एक सूत्र में लिख देता हूं सारे बच्चे कि यहां पर आपको एक चीज और मैं यहां पर लिख देता हूं, लॉसा। जरूर आपने नाम सुना होगा, बहुत बार बनाया होगा। तो जो लॉसा होता है इसका फुल फॉर्म सारे बच्चे याद रखना है, इसका फुल फॉर्म होता है लघुत्तम समापवर्त्य। ओके, क्या होता है, लघुत्तम समापवर्त्य। लेकिन जब आपसे कोई पूछे कि मसा का पूरा नाम क्या होता है, तो आपको बोलना है कि महत्तम समापवर्तक,
ठीक है ना, समापवर्तक। ओके, तो महत्तम समापवर्तक बोलना है मौसा का पूरा नाम, लौसा का पूरा नाम में बोलना है लघुत्तम समापवर्त्य बोलना है। कई बार ये बच्चे कंफ्यूजन करते हैं छोटी छोटी बातों में। और यहां पर लौसा जिसको आप एलसीएम बोलते हैं, जो मौसा होता है उसको आप एचसीएफ बोलते हैं। ओके, तो जो एलसीएम होता है इसका फुल फॉर्म होता है लोवेस्ट। क्या होता है बच्चे, एल का मतलब लोवेस्ट और सी का मतलब होता है कॉमन। ओके, क्या होता है कॉमन, और एम का मतलब होता है मल्टीपल। क्या होता है, मल्टीपल, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। और एचसीएफ का फुल फॉर्म तो सारे बच्चे से जान गए कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। ओके, तो अब इन लसा और मसा से क्या होता है कि एक सूत्र होता है कि दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल जो होता है वो होता है लसा और मसा के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है ना, कोई भी प्रश्न करे कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है, तो बोलना है लसा गुणे मसा। क्या बोलना है आपको, लसा गुणे मसा। तो दो संख्याओं का गुणनफल का सूत्र होता है लसा गुणे मसा। ओके, तो सारे बच्चे इस सूत्र को याद करना। अब हम लोग जो है अगला पार्ट 7 में जो है 1.1 एक्सरसाइज अब स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है ना, ओके, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।